हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी को घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को लिखते समय उसको कैसे सजाया जाए, कैसे उसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड करे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज मान लो आपको आपका घर के एड्रेस किसी सामने वाले को बताना है, तो आप क्या करोगे? आप उसको डिटेल बताते हो, है ना, अपने आसपास के लोकेशन को पूरा डिटेल के साथ अगर आप बताते हो तो सामने वाले पर्सन को समझने में बहुत इजी हो जाता है और इजीली वो आप तक पहुंच सकता है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो हम अपने एड्रेस को आधा अधूरा बताएं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा। ठीक है, उसको क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा कि आखिर मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। तो सेम एज इट इज क्या होता है जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कब लिखते हैं? सपोज मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसी को मैं एक इक्वेशन का रूप दूंगा। इक्वेशन के फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं चाहूंगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जाए, ताकि सामने वाला बंदा या सामने वाला पर्सन जो है जब उस इक्वेशन को देखे तो पूरा समझ जाए कि मैंने क्या किया है। एक सिंगल इक्वेशन के थ्रू मुझे सारे डाटा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे इंफॉर्मेशन उसको देने हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो आप लोग यहां पे नोट करेंगे, दैट इज बाय राइटिंग द स्टेट। बाय राइटिंग द स्टेट, बाय राइटिंग द स्टेट या फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो, कोई भी रिएक्शन को अगर केवल मैंने रिएक्टेंट लिख लिया और मैंने प्रोडक्ट लिख दिया तो सामने वाला जो पर्सन जब इसको रीड करेगा, इसको पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं। सपोज मैं कोई एक रिएक्शन के थ्रू मैं इसको बताता हूं। जैसे सपोज मान लो मैंने रिएक्शन करवाया Na+H2, इट गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, NaOH प्लस H2। तो यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे देखो H2 हमने लिया है, H2। अब H2 को अगर हम देखें तो उसके 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तीनों फॉर्म होते हैं, लेकिन यहां पे कौन सा फॉर्म यहां पे यूज किया गया है ये हमको ये इक्वेशन नहीं बताना है, ये इक्वेशन अभी नहीं बताना है। तो हमको बताना है कि ये जो मैंने H2 लिया है वो अभी किस स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, वो हमको यहाँ पे बताना, ताकि जब वो सामने वाला पर्सन जब वो एक्सपेरिमेंट को करे तो वो क्या करे, H2 के लिक्विड फॉर्म को ही यूज करे। समझ में आ रहा है बात? तो जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट लिखा जाता है। तो फिजिकल स्टेट कितने टाइप के होते हैं जिसको कि हम यहाँ पे यूज करेंगे? फिजिकल स्टेट, देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स that can be used for reactant and product. There are 4 physical states which can be used for reactant and product. reactant और product के स्टेट को बताने का 4 तरीके का स्टेट होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कोई भी एक स्टेट हो सकता है। तो इसमें देखो पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है एक्वस। सॉलिड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं S, लिक्विड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं L, गैस के लिए जो सिंबल यूज करते हैं G और एक्वस के लिए AQ। एक्वस। अब एक्वस का मतलब क्या होता है, सिंपली सोचो, ये एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस जिसको हमको रिएक्शन करवाना होगा उसको अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मैंने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, डिसॉल्व किया वाटर में। उसके बदले हम ऐसा लिखना पसंद करते हैं, NaOH एक्वस। तो इन दोनों का मतलब देखो, दोनों का मतलब सेम है। कोई भी इसको देख के यही समझेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन इतना लंबा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम केवल इतना लिख दिए जिसके कारण से सामने वाले पर्सन को पूरा क्लियर हो गया।
समझ में आ रहा है? तो एक्वस का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ चुका है। एक एग्जांपल देखते हैं, ऑलरेडी यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे जिंक में हम लिखेंगे सॉलिड, जिंक सॉलिड के फॉर्म में होता है, सॉलिड यहाँ पे लिखा जाएगा। H2SO4 जो है यहाँ पे एक्वस यूज करेंगे, क्योंकि H2SO4 को हमने क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो H2SO4 एक्वस। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक्वस के फॉर्म में ही होगा, और ये जो होगा गैस होगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इससे आपको पूरा समझ में आ रहा है कि ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में है और ये किस स्टेट में है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को बताया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास होगा बाय राइटिंग द हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। देखो, टेम्परेचर का कोई भी रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, किसी भी एक रिएक्शन में हीट चेंज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिना हीट का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हीट इज एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी का यूज होता है। तो यहाँ पे जो होता है हीट चेंज होता है, बेसिकली दो तरीके से होता है, या तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो हीट रिलीज होगा, इवॉल्व होगा। समझ में आ गया? तो हीट जब एब्जॉर्ब होता है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और हीट जब बाहर निकलता है, रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया? तो हीट चेंज इन अ रिएक्शन, heat change in a reaction is of two types. Heat change in a reaction is of two types. ठीक है, पहला क्या होगा, एंडोथर्मिक, थर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। इन दिस heat is absorbed during reaction। हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस हीट लिखना चाहेंगे कि प्लस हीट, लेकिन किस साइड में हो रहा है, प्लस हीट लिखना किस साइड में प्लस हीट हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास सवाल होता है। ठीक है, तो देखो सपोज मान लो रिएक्शन है CH4 C एंडोथर्मिक है ना, तो मान लेते हैं MgCO3, ये एक सॉलिड है, प्लस हीट MgO प्लस CO, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हीट हमने कहाँ पे लिखा, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में कब लिखेंगे, जब एंडोथर्मिक होता है तो हीट को रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लस हीट करके हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। व्हेन इन ए एंडोथर्मिक reaction plus heat is written in reactant side। एंडोथर्मिक रिएक्शन heat is written in the reactant side। reactant side में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नोट कर लो भाई। चलो अब इसको मिटा दूं मैं, देख लो एक बार फिर से। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिएक्शन सेकंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन heat evolves during the reaction। हीट इवॉल्व होगा, जब भी ये रिएक्शन होंगे तो यहां से क्या होगा, हीट जो है वो बाहर निकलेगा। समझ में आ गया, हीट बाहर निकलेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो प्लस हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में, देखो बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में हम उसको लिखेंगे। एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल
CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O। यहाँ पे ये हो गया गैस, ये हो गया गैस, और ये हो गया गैस, और ये भी गैस। अब यहाँ पे प्लस हीट। बस समझ में आया ना? ये हो गया प्रोडक्ट साइड। जब भी एक्सोथर्मिक होता है तो ही प्लस हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड लिखा है। बस समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि जितने भी कंबशन, ये कंबशन रिएक्शन है, और जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। देखो आप लोग तो जानते हो, आप लोग के घर में खाना पकता होगा, गैस के थ्रू खाना पकाते हैं, तो गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और आपको क्या मिलता है, लाइट एंड हीट। जिससे आप खाना पकाते हो ना भाई, खाना जिससे पकाते हैं वही हीट हमको मिलता है। इस कारण से उसी हीट का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। समझ में आ गया? तो जो बर्निंग के थ्रू जो हमको हीट मिल रहा है वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और साथ ही साथ हम जिसमें जो खाना पका रहे हैं, जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, हीट उसमें रिक्वायर्ड होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। समझ में आ गया? जो जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए जब हीट एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। समझ में आ गया? तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक या तो फॉर्म क्या नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलो बहुत बढ़िया। by indicating evolution of gas and formation of precipitation and formation of precipitation। तो देखो यहां पे हम लोग को क्या करना है, गैस जो इवॉल्व होता है, मान लो कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद गैस इवॉल्व हुआ है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई प्रेसिपिटेशन वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे बाय डाउनवर्ड एरो। प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे, और गैस के इवोल्यूशन के लिए हम बोलेंगे अपवर्ड एरो। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखेंगे for evolution of gas we use upward arrow। उसका सिंबल कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो गैस के लिए जो इवॉल्व हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एरो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4 इक्वल्स ZnSO4 एक्वस प्लस H2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, गैस निकल के बाहर चला जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे पास एक ऐसा रिप्रेजेंट जिसमें कि हम बता रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। समझ में आ गया? और एक अगला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात प्रेसिपिटेशन को पीपीटी के रूप में हम लिख सकते हैं। पीपीटी यूज करते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पीपीटी का यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड एरो में हम लोग यहां पे बता सकते हैं, ठीक है। फॉर इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन we use downward arrow। डाउनवर्ड एरो हम यूज करते हैं। सिंपल कैसा होगा, ऐसा। तो एग्जांपल नोट कर लो भाई। एग्जांपल Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस KNO3 प्लस PbI2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे डाउनवर्ड एरो। तो ये PbI2 होता है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। कल हमने देखा था सेम जो एक्टिविटी में हमने देखा था कि पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया था, लेड नाइट्रेट के साथ हमने करवाया था, जिससे हमारे पास क्या मिला था, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। तो यहां पे हमने देखा था कि येलो प्रेसिपिटेशन हुआ था। तो यहां पे जो है येलो पीपीटी ऐसा मिल सकता है। समझ आ गया? डाउनवर्ड एरो हमने यहां पे यूज किया। चलो नेक्स्ट, नोट कर लिए भाई। इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन बाय इंडिकेटिंग, ये कितना नंबर का, फोर्थ नंबर का, बाय इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड।
कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर हमने कोई एसिड लिया तो उसमें एसिड का अमाउंट कितना है और वाटर का अमाउंट कितना है, तो उसको हमको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर पॉसिबल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट, जबकि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है पॉसिबल मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन of acid can be defined as two types. First one is dilute acid. Dilute acid को हम कैसे लिखेंगे? When maximum amount, when possible maximum है ना, possible maximum amount of water is present, then the solution called dilute solution या dilute acid है। Dilute is represented by, for example, NaOH plus HCl dilute gives NaCl plus H2O। तो ये लिक्विड हो गया, ये एक्वस हो गया। ठीक है, तो डाइल्यूट एलिमेंट्स को डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स किए तो NaCl बन गया और H2O बन गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डाइल्यूट एसिड को रिप्रेजेंट। समझ में आ गया? नोट कर लो भाई। अगला जो होगा कंसंट्रेटेड एसिड, इसको नोट कर लो। वेरी गुड। अब यहां पे कंसंट्रेटेड एसिड कर देंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड कंसंट्रेटेड एसिड व्हेन पॉसिबल मिनिमम अमाउंट, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम को हो जाएगा मिनिमम amount of water is present, then the solution is called concentrated solution या concentrated is represented by conc, conc। समझ में आ गया? एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एग्जांपल नोट कर लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एल्युमिनियम प्लस HNO3 यहाँ पे कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AlNO3 होल साइज प्लस H2 बाहर निकल। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको बैलेंस करना क्या हो, बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। चलो मैं बैलेंस करके बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग के तो समय क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स होते हैं उतने ही जो है राइट हैंड साइड में भी एटम्स को रखना होता है। एक जनरल रफ आइडिया में देख लो, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 3, n × 3, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कर दिए, तो यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 9, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 9, वेरी गुड 9 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे तो कितना है 3। क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 6 बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो ये बैलेंस समझ में आ गया। वो बात की बात है, बहुत डिटेल से हम लोग बैलेंसिंग को भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 4 पॉइंट देख लिया। ठीक है, क्लियर? certain conditions used in रिएक्शन में कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं कि अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं।
तो ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं, एग्जाम्पल भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन में हम लोग को सनलाइट, देखो क्या की कंडीशन हो सकते हैं, कैटलिस्ट का यूज करेंगे, कैटलिस्ट के बिना वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो वहां पे हमको क्या कुछ कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। सेम एज इट इज एंजाइम का भी यूज कर सकते हैं, एंजाइम्स के बिना कोई रिएक्शन नहीं होगा, या होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे। तो हम लोग को रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तेजी से लाने के लिए वहां पे कैटलिस्ट या एंजाइम का यूज करते हैं। इतना नहीं होता कि हम उसको ना के बराबर मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहां पे भी एंजाइम्स काम करते हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो आपने जो खाना खाया है, एक बार खाना खाने के लिए 30 साल आपका जो है डाइजेशन प्रोसेस में ही 30 साल बीत जाएंगे, ठीक है। तो एक लंबे समय को कुछ एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी से क्या करते हैं, वो एंजाइम्स को उस रिएक्शन को कैरी ऑन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि वो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, उसको बहुत ही फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कैटलिस्ट या एंजाइम का यूज करते हैं, जिसको कि हमको इंडिकेट करना होता है। दूसरा जो है हमारे पास कोई भी एनर्जी या सनलाइट अगर नहीं होगा तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे कुछ रिएक्शंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सनलाइट को भी बताना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे सनलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या देख लेते हैं, साथ ही साथ एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल जैसे कैटलिस्ट का अगर हम लोग बात करें तो इथीन प्लस हाइड्रोजन H2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकल एज ए कैटलिस्ट ले सकते हैं या पैलेडियम ले सकते हैं, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। वैसे ही अगर एंजाइम की जगह बात करें, ये कैटलिस्ट का एग्जांपल है ना, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया गया है। कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस होता है, कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों में समानताएं भी होती हैं और उसमें डिफरेंस भी होता है, सिमिलरिटीज भी होता है और डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों का काम लगभग एक ही जैसे होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, समझ में आ गया। जबकि ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो यूज होते हैं नॉन बायोलॉजिकल जो सब्सटेंसेस है, अगर वो कैटलिस्ट अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट, समझ में आ गया। जैसे एंजाइम लेते हैं, अगर हमने सुक्रोज प्लस वाटर को अगर हमने इन्वर्टेज एक एंजाइम है, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। तो अगर इसका जो है केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो सुक्रोज का होता है C12H22 प्लस O12 प्लस H2O, यहाँ पे हमारे पास होगा C6H12O6, यहाँ पे O10 प्लस C6H12O6। देखो अगर कभी बाई चांस अगर सुक्रोज का फॉर्मूला में भूल जाते हो ना तो इजीली आप क्या कर सकते हो, अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अगर याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सुक्रोज का फॉर्मूला को भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज को देख लो भाई, ग्लूकोज ने यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन 6H12O6। फ्रुक्टोज में भी सेम वही है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12O6। तो दोनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, C12H24O12। अब यहाँ से एक H2O को हटा दो, H2O को इसमें से क्या करो, रिमूव कर दो, H2 दो H को हटाना है तो 2H को हटाएंगे तो क्या होगा, कार्बन 12 और 24 में से 2 हटाएंगे तो कितना जाएगा 22, और ऑक्सीजन देखो एक यहाँ पे है तो यहाँ पे 12 में से एक रिमूव करेंगे तो कितना जाएगा, वो 11। तो हमारे पास सुक्रोज का जो फॉर्मूला है, ऐसे भी आप अगर याद नहीं रहता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ गया। चलो ये तो एक जनरल बात हो गई। आगे हम लोग देखते हैं सनलाइट के एक रिएक्शन देख लेते हैं, बायोलॉजी सनलाइट के हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन है, प्लस अगर मान लो मेरे को क्लोरीनेशन करवाना है, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाना है तो यहाँ पे सनलाइट का यूज करना नेसेसरी है। समझ में आ गया, सनलाइट का यूज करना यहाँ पे क्या है, नेसेसरी है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं आगे CH3Cl प्लस HCl, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। समझ में आ गया। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ये होगी, ये निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में नहीं होगी। तो ये सभी बातों को हमको ध्यान में रखना होता है और उसको यहाँ पे एक्सप्रेस भी करना होता है, इंडिकेट करना होता है कि हाँ ये सब चीज अगर नहीं रखोगे तो ये रिएक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया। चलो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यहां तक हमने खत्म कर दिया। अचीवमेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। अचीवमेंट
अचीवमेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या क्या अचीवमेंट है, केमिकल इक्वेशन के अचीवमेंट को हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या क्या होगा अचीवमेंट, आपको सोचो बड़े बड़े जहाँ पे हमको सेंटेंस का यूज करना होता था, किसी भी छोटी मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन बताने के हमको बड़े बड़े सेंटेंस का यूज करना होता था, वहां पे हम क्या करते हैं छोटे से इक्वेशन के थ्रू हम सभी के सभी इंफॉर्मेशन को वहां पे हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो यहाँ लंबा चौड़ा हमको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख के पूरा कहानी महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, हम छोटे से इक्वेशन से ही पूरे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को बता देते हैं, हमारी मेहनत बच जाती है, सामने वाले को लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ता, एक इक्वेशन देखिए खत्म बात। तो ये इसका अचीवमेंट है। तो there is no need to write a paragraph for a reaction. All necessary informations can be explained through a single equation। बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई, एक सिंगल इक्वेशन लिखती है, पूरा एक पैराग्राफ का काम एक सिंगल इक्वेशन ने कर दिया, तो इसका अचीवमेंट ही तो हुआ। सेकंड चीज थ्रू, ये पहला चीज, ठीक है। दूसरा देखो और एक खास बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे जो है स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है वो एक इक्वेशन के थ्रू ही हम करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम क्या करते हैं, या फिर कोई भी इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं वो हम लोग 11th क्लास में देखेंगे। बस इतना जान लो कि इक्वेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं। समझ में आ गया? metric calculations are done by using balance chemical equation। थोड़ा बहुत फिर भी मैं स्टिचियोमेट्रिक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला को देख के इक्वेशन को देख के हम क्या करेंगे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा 2H2 प्लस N2 gives you, इसको बाद में NH3। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 लगा दिए तो 3 प्लस 6 यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब इसका सेंस को ये पूरा इक्वेशन को अगर हम देखें तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो 3 यूनिट एक यूनिट के साथ रिएक्ट करके 2 यूनिट NH3 बनाता है। तो इसका पूरा इक्वेशन का सेंस निकल के आता है 3 यूनिट हाइड्रोजन या 3 वॉल्यूम बोल सकते हैं, 3 यूनिट बोल सकते हैं, 3 वॉल्यूम बोल सकते हैं, 3 मोल बोल सकते हैं, जो भी अभी एक यूनिट या वॉल्यूम हम लोग जो है दोनों का यूज कर लेते हैं। वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 यूनिट नाइट्रोजन टू गेट, तो वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, वही लिख लेते हैं 2 यूनिट और वॉल्यूम अमोनिया। देखो इसको हम लोग क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये अमोनिया है, अमोनिया। तो 3 यूनिट हाइड्रोजन 1 यूनिट नाइट्रोजन। देखो इसके सामने कुछ लगा है क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, मतलब इसके सामने 1 है। जब कुछ नहीं लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं 1। तो 3 यूनिट 1 यूनिट के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद 2 यूनिट अमोनिया हमको देता है। तो इस इक्वेशन से हमको पता चलता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बड़े बड़े। तो नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है उसका चेहरा देख के हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी रिएक्शन को होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, उसका स्पीड क्या है वो हम कभी भी नहीं बता सकते। जैसे इस रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, लेकिन ये रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट होगा, 2 मिनट में कंप्लीट होगा, 1 घंटे में कंप्लीट होगा, आधे घंटे में कंप्लीट होगा, या नहीं बता पाएंगे। तो जो यही हमारा पहला लिमिटेशन है, केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड के बारे में नहीं बताता। सेकंड जो लिमिटेशन है वो है इट डज नॉट टेल अबाउट द कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी कोई इक्वेशन लिखी है वहां पे हमने कैटलिस्ट का यूज किया, तो कैटलिस्ट को देख के या इक्वेशन को देख के हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है या रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशन से जो यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए हैं आप इसको नोट कर लीजिए
नोट कर लिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, उसके सभी रूल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये 1 बाय 1 कई सारे जो है हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और डेली जो मैं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा होमवर्क, तो होमवर्क को भी आप लोग जो है साथ ही साथ जो है करते रहिए, जिससे आपका जो है एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टडी करते रहेंगे। आपका तैयारी भी साथ में होते रहेगा। इसी के शुभकामनाओं के साथ बाय।